अवर टॉपिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि हाइपोथेसिस क्या है। नॉर्मली जो रिसर्च का एक हमारी जो प्रोसीजर होती है उसमें हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक एस्पेक्ट है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हमारे लिए होता है तो दैट इज अ हाइपोथेसिस। और इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कट आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूंगी कि हाइपोथेसिस क्या है। कि हाइपोथेसिस का बहुत ज्यादा यूज होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में कई बार इसका यूज नहीं, बहुत ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता है। नॉर्मली क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस का होना बहुत जरूरी है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। अब जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके थोड़ा सा नेट का इश्यू की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, बस ये अभी शॉर्ट आउट हो जाएगी ये प्रॉब्लम, तो ज्यादा हमारे साथ इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम। नेट का इश्यू। तो देखिए जब हम बात करते हैं तो हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन हमारे पास, इसकी कुछ दिक्कत है मुझे लगता है। इसको विजिबल होना चाहिए ना। स्टॉप शेयरिंग क्यों? चलिए एक बार मैं ट्राई करती हूँ, हो जाएगा सिंपली तो ठीक है, ना हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, बस लास्ट टाइम। ओके चलिए हम इसके मीनिंग का जब हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका देखना है कि इसका मीनिंग क्या है। हाइपोथेसिस का एक अर्थ होता है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, एक कोई अनुमानित समाधान। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च हमारी मुख्य रूप से किसी न किसी प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं हेलो, am I audible? Yes, ma'am. Sorry for disturbance. Now we will start the meaning of hypothesis. ठीक, सबसे पहले हम हाइपोथेसिस का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस हम किसे कहते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, इट ब्रिंग्स क्लियरिटी, स्पेसिफिसिटी एंड फोकस टू अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि जो आपका कोर्स वर्क भी आपने अभी ज्वाइन किया है, इसमें आपने देखा होगा जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमारी रिसर्च स्टार्ट कहां से होती है? रिसर्च प्रॉब्लम से। हमें एक किसी समस्या का चयन करना होता है, ठीक, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने समस्या का चयन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। ठीक, हाइपोथेसिस एक तरह से क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन है जो हमें क्या करती है? उस प्रॉब्लम के लिए एक क्लियरिटी हमें लाती है, एक हमें स्पेशलाइजेशन देती है और फोकस करती है कि हमें किस डायरेक्शन में रिसर्च को करना है, कि हमारा शोध, क्योंकि जो नॉलेज है तो बहुत बृहद है। किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें तो बहुत, अगर उसको इलेबोरेटली अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बृहद होता है, ठीक, और इतना ज्यादा हम स्टडी नहीं कर पाते, ठीक। तो जो हमारी रिसर्च स्टडी होती है उसको हमें फोकस करने की बहुत जरूरत होती है, तभी हमारा जो रिसर्च होता है वो फ्रूटफुल और उपयोगी हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसे तरीके चाहिए जिससे कि हम अपने रिसर्च के लिए फोकस हो पाए। उस फोकस होने का काम करता है हाइपोथेसिस, ठीक। और हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन सिमिलर लॉजिक। Hypothesis is a hunch, assumption, assertion or an idea about phenomenon, relationship or situation, the reality or truth you do not know. अब बात यह है कि भाई ऐसा सच जिसको आप नहीं जानते, ऐसा अनुमान जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है, वो आपका एक अनुमान है, एक आइडिया है, किसी घटना के बारे में एक आइडिया अनुमान है, वो क्या किसका बेस बनाता है?
हाइपोथेसिस का बेस बनाता है। ठीक है, जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस क्या होती है? जब हम देखें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब शोध में, जब रिसर्च में हम किसी शोध समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो वहां पर हम हाइपोथेसिस का उपयोग करते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस प्राइमरीली अराइजेस फ्रॉम अ सेट ऑफ हंचेस। ये एक ऐसे जो सेट ऑफ हंचेस है वहीं से ये अराइज होती हैं, वहीं से इनका ओरिजिन होता है। ठीक, और जो हाइपोथेसिस अराइज होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है? फिर टेस्ट करना पड़ता है। एंड दे आर टेस्टेड थ्रू अ स्टडी, और वन कैन कंडक्ट परफेक्टली। जो भी हमने अनुमान लगाए उनको क्या करना है? केवल अनुमान लगाने से ही हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। इसीलिए हमारा रिसर्च कहलाता है कि जो भी हमने अनुमान लगाए उन सबको हमें क्या करना पड़ता है? फिर टेस्ट करना पड़ता है, उसका परीक्षण करना पड़ता है। जब हम परीक्षण करते हैं तो वो हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और कुछ एक्सटेंट तक वो सही भी हो सकती है और कुछ एक्सटेंट तक गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, तो हाइपोथेसिस हमारे हाँ हाँ वही बात है ना। हाँ Maybe you are not audible. दबाव बना के मुझसे करवाएंगे तो यही तो होगा। अब इसके बाद क्या है? जब आप अपना समस्या का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि आप जो आपने समस्या आप क्या करते हैं? उस जो प्रॉब्लम के हैं उसके जो टेंटेटिव सोल्यूशन है वो ही आपकी हाइपोथेसिस कहलाती है। ठीक है, अब वो हाइपोथेसिस क्या है? एक तरह से वो आपको एक डायरेक्शन देती है कि आपको अपने शोध का कार्य कैसे पूरा करना है, किस डायरेक्शन में आप आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, इस हाइपोथेसिस फोकसेस टू द रिसर्च स्टडी। दे टेल अ रिसर्चर व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू कलेक्ट। सूचनाएं तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बहुत इंफॉर्मेशन के बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन उपयोगी है उसको कलेक्ट करना हमारा क्या, उसका जो डायरेक्शन हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो इसलिए जो हाइपोथेसिस है हमारे रिसर्च को फोकस देने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहां पर देखते हैं कि अगर आप एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लें कि जब आप किसी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आप काम करते हैं। ठीक, now let us take a slightly now let us take an example of that you are working in a public health sector. Your clinical impression is that a higher rate of particular condition prevails among people coming from a specific population subgroup. Okay, you want to find out the probable cause of the condition. आप उस स्थिति का कोई कारण जानना चाहते हैं कि भाई इस तरह की स्थिति क्यों है। ठीक, There could be many causes. कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। To explore every conceivable possibility would require enormous amount of time and resources. आपको किसी भी कारण को जानने के लिए बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज भी चाहिए और समय भी चाहिए। ठीक, hence to narrow the choice based on your knowledge of the field, you could identify what you assume to be the most probable cause. अब आपको बहुत सारे कारण तो आपको समझ आएंगे कि ये कारण हो सकता है, लेकिन हम हर कारण को एग्जामिन नहीं कर सकते, हर कारण को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो फिर उसमें हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कि जो आपकी समस्या के ज्यादा करीब है उन कारणों को आप ले लेंगे। ठीक है, उन संभावित उत्तरों को आप ले लेंगे तो वही संभावित उत्तर क्या बन जाएंगे? आपके हाइपोथेसिस बन जाएंगे, या वही हाइपोथेसिस आपके क्या बन जाएंगे? संभावित उत्तर बन जाएंगे। ठीक, you could study the problem in very direction. Okay, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको जब आप स्टडी करते हैं तो आपको एक रिसर्च डिजाइन बनाना है कि किस तरह से आप रिसर्च करेंगे। इसके बारे में शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि आपको रिसर्च डिजाइन कैसे बनानी है, किस तरह से हम रिसर्च को डिजाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं
कि जो आपने रिसर्च डिजाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन बात को फिर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। हाँ, हेलो, शो नहीं है। ओके। अभी तो हम थोड़ा सा इसको मीनिंग समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है। अभी हम डेफिनेशन में इसके पहुंचे नहीं है, ठीक है। अब जो हाइपोथेसिस है इसको डिफाइन कर, हाइपोथेसिस को क्या होता है, मेनली हाइपोथेसिस आर बेस्ड अपॉन सिमिलर लॉजिक, ओके। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक लॉजिक पर डिपेंड होती है। एज अ रिसर्चर यू डू नॉट नो अबाउट अ फिनोमिनन, a situation, the prevalence of condition in population or about the outcome of the program, but you do have hunch to form a basis of certain assumptions or guesses, ठीक है। एक अनुमान तो आप लगा सकते हैं और एक अनुमान आप लगाते भी हैं। you test these mostly one by collecting information that will enable you to conclude if your hunch was right. The verification process can have one of three outcomes. मैंने बताया ना, जब जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास जो उसके आउटकम्स होंगे, तीन तरह से उसके आउटकम आएंगे, ठीक है। या तो वो आउटकम क्या होंगे हमारे, उसको सपोर्ट करेगा, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई उसको सपोर्ट करेगा, या वो हाइपोथेसिस को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ठीक है। या हो सकता है वो पार्शियली राइट हो, कुछ हद तक सही हो, पूर्ण रूप से सही ना हो। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाई है उनको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। विदाउट द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन यू कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ योर एजम्पशन। हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपने कुछ एज्यूम किया था, वो कहलाती है आपकी एजम्पशंस कहलाती हैं। वो एजम्पशंस को जब आप वेरीफाई करते हैं तो वो बन जाती है हाइपोथेसिस बन जाती है, ठीक है। और जो भी आपने एज्यूम किया, जो भी आपने एजम्पशन बनाया, वो जब तक वेरीफाइड नहीं होती है तब तक आपका कोई वैलिड रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होता है। आपकी जो हाइपोथेसिस है वो वेरीफाइड नहीं होती है। वो वेरीफाई का मतलब है वो सेलेक्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है और पार्शियली राइट भी हो सकती है, पार्शियली सेलेक्ट भी हो सकती है, पार्शियली रिजेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब हम हाइपोथेसिस को थोड़ा समझने की, जब हमने एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस एक तरह से हंच है, एक अनुमान है, किसी भी शोध समस्या के समाधान का एक अनुमान है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए कई विद्वानों ने इसको कई तरीके से परिभाषित किया है। कर्लिंगर के शब्दों में अगर हम देखें तो कर्लिंगर कहते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चरल स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो चरों के बीच का जो संबंध है, एक अनुमानित संबंध जो है, वो ही क्या है, हाइपोथेसिस है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो आप इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको हम बताएं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो प्रैक्टिस है, दूसरा क्या है, मैन है। मैन या स्टूडेंट की भी हम बात कर सकते हैं कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आपका परफेक्शन बढ़ता है। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक क्या है, प्रैक्टिस है, दूसरा क्या है, स्टूडेंट या मैन, जो जिसकी भी आप बात करें, दो वेरिएबल्स यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब दो चरों के बीच का जो संबंध है, दो चरों के बीच का जो संबंध है उसका एक अनुमानित जो स्टेटमेंट है वही क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस कहलाता है। और वेबस्टर्स जो डिक्शनरी है वो हाइपोथेसिस को इस ढंग से डिफाइन करती है। देखिए, वेबस्टर्स डिक्शनरी डिफाइंस हाइपोथेसिस एज अ प्रपोजिशन, कंडीशन or principle which is assumed perhaps without belief in order to draw out its logical consequences, okay? अब इसके बाद जब हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस को विभिन्न विद्वानों के द्वारा कई तरीके से परिभाषित किया गया, अब जब परिभाषित किया तो इसमें देखा कि जो हाइपोथेसिस के मुख्य लक्षण क्या थे। देखिए, हाइपोथेसिस के जो मुख्य लक्षण हैं, सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रपोजिशन, ठीक। दूसरा है इट्स वैलिडिटी इज अननोन, हाइपोथेसिस की वैलिडिटी हमें पता नहीं होती है, उसे हमें पता करना पड़ता है, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। इन मोस्ट केसेस इट स्पेसिफाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये अधिकांश केसों में, अधिकांश केसेस में
दो या दो से अधिक चरों के बीच का जो संबंध होता है उसको ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। अब बात हम करते हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से क्या काम है, क्यों हम हाइपोथेसिस की स्टडी करते हैं, क्यों हाइपोथेसिस हमारे एक कोर्स वर्क का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हाइपोथेसिस का क्या मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। Hypothesis provides a focus, highlights a specific aspect of research problem to investigate. Hypothesis क्या है, थ्योरी का फॉर्मुलेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साथ ही साथ हाइपोथेसिस क्या करती है, एक फोकस प्रोवाइड करती है, हाईलाइट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जिस रिसर्च प्रॉब्लम को हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट को क्या करेगा, वो हाईलाइट करती है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस किसी भी स्टडी की ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाती है। ऑब्जेक्टिविटी को अगर बढ़ा रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रिसर्च क्या है, एक सक्सेस की तरफ की ओर हमारा बढ़ रहा है, कि जो हमारा उसका जो आउटकम है उसको हम क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं, उसका हम सामान्यीकरण भी कर सकते हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है रिसर्च करने की, कि जो हमारा रिसर्च स्टडीज है, जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, उसका हम क्या कर पाए, सामान्यीकरण कर पाए। उसका सामान्य किसी भी नॉलेज के जर्नलाइजेशन के लिए क्या है, अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है तो उसकी जर्नलाइजेशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस को हमने देखा कि हाइपोथेसिस मेनली क्या है, थ्योरी के फॉर्मुलेशन का एक फर्स्ट स्टेप है। कोई भी थ्योरी तब तक फॉर्मुलेट नहीं हो सकती है जब तक कि वो अपना फर्स्ट स्टेप को फॉलो ना करे। अब स्नो ने 1973 में थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए क्या करा था, ये कुछ स्टेप्स इन्होंने सजेस्ट किए थे। उसका पहला स्टेप क्या है, देखिए, एट द इनिशियल स्टेज थ्योरी डेवलपर्स हैज अ हंच based on theory, past experiences, observations, informations gained from others। सबसे पहले तो हम क्या करते थे कि नॉलेज, जब आप लोग रिसर्च भी कर रहे हैं तो कई बार आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि हम कुछ ऐसा टॉपिक करेंगे कि बिल्कुल नया कर देंगे। हम बिल्कुल नया कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस भी बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि हम कई पीढ़ियों से संचित गुणों का क्या कर रहे हैं, हम आगे की ओर हम भी उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ऐसे ही नॉलेज भी है। नॉलेज भी क्या है, जो पीढ़ियों से संचित ज्ञान है, उस ज्ञान को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑल ऑफ सडन कोई बहुत नया कोई चीज ढूंढ लेते हैं, या कुछ ऑल ऑफ सडन कोई बहुत नया, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन हम नए तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर भी क्या होती है, जब जो नई थ्योरी डेवलप होती है, तो नई थ्योरी कैसे डेवलप होती है, एक तो क्या है, जो हमारे पास जो पुरानी थ्योरी अवेलेबल है उससे भी हमें बहुत ज्यादा हंचेस हमें प्राप्त हो पाते हैं, बहुत ज्यादा अनुमान हम उससे लगा लेते हैं। इसके साथ साथ एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम अदर्स, ये भी एक बेस बनाते हैं किसी भी थ्योरी को डेवलप होने के लिए। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसके बाद क्या है, उसको प्रॉपर शेप पाने के लिए क्या होता है, हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट दिस हंच कैन बी टेस्टेड। अब बात यह है कि जो हंच है, अनुमान है, इसको हमें क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली टेस्ट करना पड़ता है, तभी वो रिसर्च कहलाता है। अदरवाइज हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे अनुमान लगा लेते हैं, वो कोई रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च करने के लिए क्या है, जो भी आपने अनुमान लगाया उस अनुमान को आपने क्या करना है, टेस्ट भी करना है। जब आप टेस्ट करते हैं तभी वो क्या हो जाता है, वेरीफाई हो पाता है। ठीक, based on the findings of subsequent research the hypothesis is supported or rejected। मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइपोथेसिस सपोर्ट एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। जो एविडेंस हमें मिल रहा है, जो स्टडीज हमने करी, वो हो सकता है हमारी जो हाइपोथेसिस उसको सपोर्ट कर रही है, हो सकता है उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना कर रही हो। ठीक है, more hypotheses are formulated to continue the process of building a cohesive theory। किसी भी cohesive theory को बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा फिर हाइपोथेसिस बनानी पड़ती हैं, कि क्योंकि कुछ हाइपोथेसिस हमारी सपोर्ट होती हैं और कुछ हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब आती है बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस की विशेषताएं क्या है, हाइपोथेसिस की विशेषताएं क्या होती है, देखिए, हाइपोथेसिस क्या होती है, होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सिंपल, स्पेसिफिक एंड कंसेप्चुअली क्लियर। बहुत सरल शब्दों में हाइपोथेसिस बनना जरूरी है। और हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक, हम जिस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना चाह रहे हैं उस पर ही बेस्ड होनी चाहिए हमारी हाइपोथेसिस।
और साथ ही साथ क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने रिसर्च के लिए, तो जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या हो, कैसी हो, सिंपल हो, स्पेसिफिक हो एंड कंसेप्चुअली क्लियर हो। मींस संकल्पनात्मक रूप से वो स्पष्ट हो, उसमें चीजें एकदम क्लियर हो रही हो, ठीक है। और कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, और ऐसा भी होना चाहिए कि जिसको हम वेरीफाई कर पाए। ऐसी हम परिकल्पना न बना लें, ऐसी हाइपोथेसिस न बनाए जिसको हम वेरीफाई न कर पाए। तो हमारी हाइपोथेसिस ऐसी भी होनी चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर पाए। रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, मैंने बताया ना, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम स्टडी करते हैं, वो हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम मॉडिफाई करते हैं। एग्जिस्टिंग नॉलेज में हम एडवांसमेंट करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते कि बाहर से हम एकदम ऑल ऑफ सडन कुछ नया हम नहीं लाते, ये संभव नहीं है। जो लाइफ की प्रोसेस है या जो नॉलेज की प्रोसेस है, इसमें क्या होती है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। जैसे हमारी लाइफ स्टेप बाय स्टेप चलती है, ऐसे नॉलेज भी क्या स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो उसका एग्जिस्टिंग, उसकी एक एग्जिस्टेंस होती है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी नॉलेज को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसी नॉलेज को हमें एडवांस करना है। तो जो हम जब हाइपोथेसिस बनाए, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हाइपोथेसिस इस ढंग से बनाई जाए कि वो क्या हो, रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ऑपरेशनलाइजेबल। उसमें क्या है कि हम क्या कर सके, जो हमारे चर हैं उनको ऑपरेशनली डिफाइन कर पाए। अब यहां पर थोड़ा सा मैं इसमें बात करना चाहूंगी कि ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जो चर है, वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, दो चरों के बीच का संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स हैं, जो साइंस में है, वहां पर तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को बहुत क्लियरली, स्पष्ट हम उसका जो संकल्पना है उसको बहुत क्लियरली हम रख सकते हैं। जबकि अगर जो हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करें, तो वहां पर कई कंस्ट्रक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम सिंपली उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक। वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें कंस्ट्रक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें उसको ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ता है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा सा देना चाहूंगी, क्योंकि ये कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कि देखिए, जैसे फिजिकल साइंसेस में क्या है, बहुत सारे कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं जिसको हम बहुत इफेक्टिवली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इसका बहुत सिंपल एक एग्जांपल है टाइम। टाइम को कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखिए, टाइम इज वन सच कंस्ट्रक्ट। टाइम इज अ फंक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ in the relation to sun, measured by the rotation of hand on the face of circular scale in precise unit. Okay? अगर इसी तरह से हम वेट को देखें तो वेट क्या है, वेट इज अ कंस्ट्रक्ट इन्वॉल्विंग द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन measured by spring, torsion devices, levers and electronic adaptations of these instruments. तो इनको तो हम क्या करते हैं, कुछ हमारे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से उनको मेजर कर लेते हैं और उनको स्टैंडर्डाइज तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन जब हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, कई कंस्ट्रक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऑपरेशनली डिफाइन नहीं, उनको हम ऑपरेशनली डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। अब वो उन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि एक वेरिएबल हम लें गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस को कैसे आप मेजर करेंगे, एकेडमिक अचीवमेंट, भाई वो कहीं पर दिखता तो है, मतलब उसको कैसे हम उसको मेजर कैसे करें, कैसे उसको मापेंगे। क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों को हम किस तरह से हम डिफाइन करें, कैसे इसको हम ऑपरेशनली डिफाइन करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मली हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, ऑपरेशनली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे हम गिफ्टेडनेस को क्या कहेंगे, गिफ्टेडनेस हमें क्या पड़ता है, किसी की किसी भी क्षेत्र में उसकी जब विशेषज्ञता होती है, एक तरह से इसको हम कहते हैं कि ये आपकी ज्यादा विलक्षणता को कैसे मापा जा सकता है। विलक्षणता को मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ टेस्ट एंड टूल्स का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब वो जो टेस्ट एंड टूल्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे हमें इंडिकेटर्स देते हैं कि जिसके आधार पर हम गिफ्टेडनेस को मेजर कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही एकेडमिक अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट को
समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम जब कुछ टेस्ट ऐसे हम अप्लाई करते हैं बच्चों पर। अब जब उनके जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट का स्कोर होता है, वहां से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं। और इसी तरह से क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज अगर हम देखते हैं कि उन एक्टिविटीज से हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हम देखते हैं कि अलग अलग बच्चे की क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है, तो वहां पर हम क्रिएटिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम कुछ कंसेप्ट को अगर मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ इस तरह से ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। जब वो ऑपरेशंस हमें अप्लाई करते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, जो अचीवमेंट का हमारा जो वेरिएबल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि जब हम हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी, तो उसमें क्या है कि वेरिएबल को डिफाइन करना तो बहुत जरूरी है, तभी वो हम अपनी हाइपोथेसिस को भी वेरीफाई कर पाते हैं। ठीक, अब आती है बात टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपने जो अनुमान लगाया उसको आपने क्या करना है, अल्टीमेटली टेस्ट करना है। वो टेस्टिंग के द्वारा ही हाइपोथेसिस वेरीफाई होती है। अब वो टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं तो उसका पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्टिंग अ हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है, उसके बाद गैदरिंग एप्रोप्रिएट एविडेंस, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो उपयुक्त एविडेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक, देन एनालाइज एविडेंस टू ड्रॉ कंक्लूजन। इसके बाद हम जब कंक्लूजन निकालते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एविडेंसेस हमारे पास हमने गैदर किया था, उन सबको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस हमारी इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिसिस होती है। इसके आधार पर ही हम कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस, देखिए हाइपोथेसिस का क्या यूज है, क्यों हाइपोथेसिस हमारे लिए इतनी उपयोगी है रिसर्च के फील्ड में। हाइपोथेसिस क्या है, इसका यूज क्या है, देखो हाइपोथेसिस इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन एग्जिस्टिंग थ्योरी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के जो समय में। हम देखिए अभी हम उसमें पहले की बात करें, 2 साल पहले तक हम ये ऑनलाइन वोट के बारे में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग या आप लोग को बहुत ज्यादा इसके बारे में फेमिलियर थे, बहुत ज्यादा इसके बारे में हम फेमिलियर नहीं थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, सारे चेंजेस आए, स्थितियां ऐसी बनी कि हमें लॉकडाउन की परिस्थितियों को फेस करना पड़ा। तो वहां पर फिर एक समस्या ये आई कि भाई किस तरह से हम अपनी एजुकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करें। अब जब एजुकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने की बात आई, तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी और ये ऑनलाइन एजुकेशन तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये नहीं कि ऑल ऑफ सडन ये कंसेप्ट आया है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि इसका जो रेट ऑफ फंक्शनिंग था वो बहुत ही स्लो था। ये सारी चीजें थी हमारे पास, ऐसा नहीं, हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन भी थी, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज भी थी, सब कुछ थी, अचानक से नहीं आई ये सारी टेक्नोलॉजी। लेकिन क्या था, इसके यूज का जो रेशियो था वो बहुत कम था, और जो हमारी फेमिलियरिटी थी वो भी इसके प्रति बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन हुआ क्या कि स्थितियां ऐसी आई कि इसने ऑल ऑफ सडन सारा चेंज ला दिया, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। जब हम फेस टू फेस में नहीं अपना शिक्षण व्यवस्था को चालू रख सकते थे, तो हमने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट किया। ठीक, जब हमने एक्सेप्ट किया तो इसमें बहुत सारी चीजों को हमें सीखना पड़ा, चाहे टीचर्स को हो चाहे स्टूडेंट्स को हो, तो सभी लोगों ने नई चीजों को सीखा। अब जो हमारे जो शिक्षण के तरीके थे, जो फेस टू फेस मोड के जो हमारे शिक्षण के तरीके थे, वो तो पारंपरिक तरीके थे, और जो अभी हम जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो भाई तो इसका तरीका तो डिफरेंट है। जो हम पेडागोजी की बात करते हैं, पेडागोजी का मतलब ये होता है कि कोई चीज कैसे पढ़ाई जाए, कंटेंट को कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो वो तो सभी लोगों ने, हम लोगों ने यही पढ़ा था कि फेस टू फेस मोड में कैसे पढ़ाया जाए। ये वर्चुअल मोड की तो हमें कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि जो हमारी पेडागोजी बनी है और जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट एंड पेडागोजी दोनों ही हमारा किसके लिए बना है, फेस टू फेस मोड के लिए। अब स्थितियां ऐसी आ गई थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या करा, उसी कंटेंट और उसी पेडागोजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने कहाँ यूज करना शुरू करा, ऑनलाइन एजुकेशन। अब यहाँ पर रिसर्च का बहुत बड़ा शोध का प्रश्न है कि क्या ये कंटेंट एंड पेडागोजी जो हमने फेस टू फेस मोड के लिए हमने बनाई थी, उसके लिए जो हमारी इवॉल्व हुई थी, जो हमारी थ्योरीज बनी थी फेस टू फेस मोड के लिए, क्या वो ऑनलाइन के लिए भी उतनी ही प्रभावी है? जरूरी नहीं कि वो उतनी ही प्रभावी हो,
जैसे हम ये सेशंस की बात करें, ऑनलाइन सेशंस की बात करें, तो इसका ड्यूरेशन देखिए, हम नॉर्मली 1 hour 30 minutes का इसका ड्यूरेशन लगते हैं या 1 hour रखते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस बात को भी थोड़ा समझने की, ये हमें रिसर्च से फाइंड हो, ये तो हमारा अनुमान है कि शायद हो सकता है बच्चे इतने समय तक बोर हो जाते हो, कि हो सकता है बच्चों को फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका ना मिल रहा हो सकता है वो एलिनेशन फेस कर रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो शायद, क्योंकि ये 21st सेंचुरी का जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली है, वो टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। अब वो इस टेक्नोलॉजी का क्या कर सकता है, एक बेहतरीन उपयोग करके जो डिफरेंट सोर्सेस है उनका भी उपयोग कर सकता है। तो ये हमारा शोध का प्रश्न है कि जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है, क्या इसी कंटेंट एंड पेडागोजी पर ये प्रभावी है, या इसके लिए हमें कंटेंट एंड पेडागोजी में भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। हमें अपने इंस्ट्रक्शनल डिजाइन किस ढंग से हम बनाएं, क्या हमारे जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हमारे जो ऑफलाइन मोड के लिए बने थे, फेस टू फेस मोड के लिए बने थे, क्या वो उनका जो रेलेवेंस है उतना ही ऑनलाइन के लिए भी है? भाई अभी तक तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमें मानना था इसको, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ये आ गया कि हम लोग समझने भी लगे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है, ऑफलाइन एजुकेशन क्या होती है, और ऑनलाइन ऑफलाइन क्या ड्यूअल मोड पर ही हमारी एजुकेशन सिस्टम चलेगा। हमारा जो सिनारियो है ना, जो हमारी लाइफ का सिनारियो है, एकदम चेंज हो गया। ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी लाइफ का एक पार्ट बनी रहेगी। ठीक, तो यहां पर आवश्यकता इस बात की होगी कि हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे उपयोग में लाएं, कैसे हम अपने कंटेंट को मॉडिफाई करें, कैसे हम पेडागोजी में अपना एडवांसमेंट करें। तो इन सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए भी हमें क्या बनानी पड़ेंगी, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। ठीक है, और हाइपोथेसिस तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जाम, हम अपने एवरीडे की जो हमारी प्रॉब्लम सिचुएशन है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि हम डे टू डे हम डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम का कहीं पर आंसर नहीं ढूंढा जाता, उसका एक अनुमान लगाया जाता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी कि जब आप देखते हैं कि आप स्विच ऑन करते हैं और लाइट नहीं जलती है, बल्ब जलता नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या बहुत सारे अनुमान आप लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अब वो जो आपके अनुमान है वो किस पर बेस्ड होते हैं, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कितना समझते हैं, ठीक, और दूसरा आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। इन दो चीजों के आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट, जो भी घटना हो रही है उसको आप किस ढंग से समझते हैं, और आपके जो पुराने अनुभव हैं उसके आधार पर क्या करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं। ठीक, अब ये जब अनुमान लगाते हैं तो देखिए अनुमान क्या हो सकता है कि पहला अनुमान तो ये हो सकता है कि द प्लग इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड टू द वॉल आउटलेट, कि प्लग क्या था, स्विच के साथ ठीक से नहीं लगा हुआ था। और दूसरा अनुमान ये भी हो सकता है कि द बल्ब इज बर्न आउट, और ये भी हो सकता है कि द फ्यूज इज बर्न आउट और द सर्किट ब्रेकर हैज बीन ट्रिप्ड। और अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि क्या पड़ोस में भी लाइट चली गई है, क्योंकि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके आधार पर आपको ये लगता है कि भाई सिर्फ सब जगह लाइट गई है तो कोई बात नहीं, हमारे वहां भी चले जाए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कि हो सकता है पावर कट हुआ हो। और आपको डाउट कब पैदा होता है कि जब आप देखते हैं कि भाई पड़ोस में लाइट चली हुई है और आपके वहां लाइट नहीं जल रही है, तब आपको लगता है कि इसमें शायद कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक, तो इस तरह के जो स्पेकुलेशंस हैं, वो स्पेकुलेशन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, सीधे सीधे आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। देखिए क्या क्या चेक कर सकते हैं आप, प्लग को चेक कर सकते हैं, बल्ब को चेक कर सकते हैं, फ्यूज को चेक कर सकते हैं, इवन अपने पावर सप्लाई अपने नेबरहुड की उसको भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, each of these speculations can be tested directly by checking the plug connection, substituting a bulb to be in working condition, inspecting the fuse and circuit breaker, and nothing other, and noting other lights in the house or in neighbor house। मतलब इन बातों को आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अब ये जो अब चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक तो आप इनको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये बात सही है या नहीं है। ठीक, लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो इस वजह से हम जब हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनती है। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस हैं वो दो तरह की हमारी हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, दूसरा रिसर्च हाइपोथेसिस है। ठीक, और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, देखिए
Research or scientific hypothesis is a formal affirmative statement predicting a single research outcome. And research hypothesis is a tentative explanation of the relationship between two or more variables. For the hypothesis to be testable, the variable must be operationally defined. जो variables हैं उनको operationally define करना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी hypothesis को test कर सकते हैं. ठीक है. The researcher specifies what operations were conducted or tested or test used and measures each variable. हर variable को हमें measure करना होता है. Hypothesis focuses the investigation on a definite target and determines what observations or measures are to be used. Hypothesis क्या करती है? हमें एक तरह से focus provide करती है कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम एक डेफिनेट टारगेट को अपना कर पाएंगे, कैसे हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़कर हम किसी एक शोध समस्या का हम समाधान ढूंढ पाएंगे. इसके लिए हमें जो डायरेक्शन देती है वो हाइपोथेसिस ही देती है. ठीक है. अब रिसर्च हाइपोथेसिस, इसका एक हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. देखिए, a number of years ago the hypothesis was formulated that there is a positive causal relationship between cigarette smoking and the incidence of coronary heart disease. मतलब ये मान लिया गया है कि जो स्मोकिंग है और कोरोनरी हार्ट डिजीज है, इसके बीच में क्या है, कोई संबंध है. वो संबंध कैसा है? सकारात्मक संबंध है. सकारात्मक संबंध का मतलब ये है कि जो स्मोकिंग करता है उसमें ज्यादा चांसेस है कि उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाए. ठीक, ये हमने क्या करा, बहुत लंबे समय से ये अनुभव किया जाता रहा मेडिकल के फील्ड में, और इसमें बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज हुई, और हर स्टडीज की जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने इस बात को वेरीफाई किया कि हाँ, स्मोकिंग क्या है, हार्ट डिजीज को प्रभावित करती है. स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज का रेट बढ़ जाता है. स्मोकिंग का हार्ट डिजीज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. सकारात्मक का मतलब कि जब जो स्मोकिंग करता है उसमें हार्ट डिजीज ज्यादा पाई गई. ठीक है. This hypothesis proposed a tentative explanation that led to many studies comparing the incidences of heart disease among. अब ये बात कैसे पता लगेगी कि जो स्मोकिंग करता है उसको डिजीज ज्यादा है? तो जब स्टडीज करी गई किसके बीच में, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच में जब स्टडीज हुई तो ये पाया गया कि जो लोग स्मोकर्स थे उनमें हार्ट डिजीजेस ज्यादा पाई गई. तो क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडीज हुई और उनकी जो फाइंडिंग्स थी, हर फाइंडिंग्स इसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी, तो एक जर्नलाइजेशन ये बन गया कि क्या है, स्मोकिंग का हार्ट डिजीज के साथ सीधा संबंध है. इसका मतलब स्मोकिंग हार्ट डिजीज को प्रभावित करती है. ठीक. नेटवर्क नहीं काम कर रहा. Ma'am, you are not audible. मेरा ऐसा है सर्वर पूरा, मुझे दिक्कत हो रही है. मैम वॉइस नहीं आ रही है. मैम वॉइस नहीं आ रही है. हाँ मैम, वॉइस कर रही थी आपकी. अभी भी अब आ रही है. ओके. Am I audible? Yes, ma'am. ओके ओके ओके. ठीक. देखिए मैम, पीपीटी सो रही है. मैम पीपीटी सो रही है. हाँ. अब देखिए, जब हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें वेरिएबल तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर वेरिएबल क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, अमूर्त हो सकता है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसका अवलोकन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. ठीक है. These variable must be defined operationally by describing by some samples of actual behavioral that are concrete enough to be observed directly. The relationship between these observable incidents may be deduced as consistent or inconsistent with the consequences of the hypothesis. ठीक.
जो भी हमने ये हाइपोथेसिस के लिए हमारी सबसे पहले कंडीशन ये है कि जो हम वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि हम हाइपोथेसिस की जब बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को हमने डिफाइन करना है। अगर नॉर्मली डिफाइन नहीं हो पाते तो उसको हमें कैसे डिफाइन करना है, ऑपरेशनली डिफाइन करना है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स प्रपोजिंग अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखिए वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं व्हाट द रिसर्चर चेंजेस, जिसको शोधकर्ता चेंज कर सकता है। जैसे क्या हो सकता है बताइए, इसमें कोई आप में से कोई बताना चाहेगा, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मुझे कोई बताएगा तो मुझे लगेगा कि शायद हमारी क्लास चल रही है। ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्चर चेंज कर सकते हैं, कोई बताएंगे आप में से? जैसे मेल फीमेल, रूरल अर्बन, है ना, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका ले सकते हैं हम, है ना। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? एम आई ऑडिबल? यस मैम। वेरिएबल जिनको रिसर्चर चेंज कर सकते हैं, मींस वो ले सकते हैं कि भाई इसको लेना है या इसको लेना है, मेल फीमेल, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है, अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रूरल अर्बन, ठीक। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको रिसर्चर ने क्या करना है, मेजर करना है, जिसको आपने मापना है, जिसकी आपने स्टडी करनी है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, गिफ्टेडनेस, इन सारी चीजों को जो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनको रिसर्चर क्या कर सकता है, जिनको रिसर्चर मेजर करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनको रिसर्चर क्या करता है, चेंज कर सकते हैं। हाइपोथेसिस का देखिए थ्योरेटिकली तो हम देख कहीं से भी बहुत सारी चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करेंगे। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ मैम, वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही मैम। आज वाईफाई से क्यों नहीं आ रहा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस मैम, नाउ यू आर ऑडिबल। पता नहीं क्यों इस तरह का इंटरप्शन हो रहा है, आई डोंट नो। हाँ, जब देखिए हम हाइपोथेसिस का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो देखिए, स्टूडेंट हु ईट ब्रेकफास्ट परफॉर्म बेटर ऑन एग्जाम देन स्टूडेंट हु डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, ठीक। ये हमारी एक हाइपोथेसिस है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके अपना एग्जाम देते हैं वो बच्चे उन बच्चों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं जो बच्चे बिना ब्रेकफास्ट के चले जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की हमारी हाइपोथेसिस है। अब ये हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, इसको हमें टेस्ट करना है। ये हाइपोथेसिस हमारी सही भी पाई जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती है, ठीक। नॉर्मली ये सही पाई जाएगी क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ने ये फाइंडिंग्स, उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि ब्रेकफास्ट करने से बच्चे की परफॉर्मेंस क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक। तो अगर इसमें संभावना तो ये है कि ये क्या होगी, इसको हम वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक। अगर माना क्या है कि हो सकता है स्थितियां ऐसी भी हो कि कोई ब्रेकफास्ट का बच्चे की परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव स्टडीज करनी पड़ेंगी। एक स्टडी की अगर फाइंडिंग इस तरह से शो करती है तो हम उस बात को स्टेब्लिश नहीं कर सकते,
हमें बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बात तो लगभग स्टेब्लिश हो चुकी है कि बच्चों जो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। ठीक। और दूसरा क्या देखिए, स्टूडेंट हु एक्सपीरियंस टेस्ट एंजाइटी प्रियर टू एग्जाम। एग्जाम से पहले हर बच्चा एक एंजाइटी को फेस करता है। ठीक। वो एंजाइटी कहलाती है टेस्ट एंजाइटी। जिन बच्चों में टेस्ट एंजाइटी पाई जाती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, हायरली ज्यादा स्कोर करते हैं उन बच्चों की तुलना में जो टेस्ट एंजाइटी को एक्सपीरियंस नहीं करते। ठीक। नॉर्मली तो ये स्टेब्लिश एक स्टेटमेंट हो गया है कि भाई जो बच्चे टेस्ट एंजाइटी को फेस करते हैं, नॉर्मली वो बच्चे क्या करते हैं, दे स्कोर हाई। लेकिन अगर कुछ स्टडीज इस तरह से आती हैं कि जो ये शो कर रही हैं कि नहीं, टेस्ट एंजाइटी का स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर हमें एक्सटेंसिव स्टडीज करनी पड़ेंगी। जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम टेस्ट करेंगे, उसको हम वेरीफाई करेंगे। जब वो वेरीफाई होती हैं तो हो सकता है कि टेस्ट एंजाइटी का बच्चे की स्कोर पर कोई ज्यादा असर ना पड़ता हो। उसको हम स्टेब्लिश तभी कर पाएंगे जब हमारी इस फील्ड में एक्सटेंसिव स्टडीज होंगी। ठीक। अब जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हम डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाते हैं, बहुत सारे हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन वो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होती हैं। अब जब हम यहाँ पर रिसर्च के पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, आप यहाँ पर कोर्स वर्क कर रहे हैं, तो आपका मेन फोकस है रिसर्च हाइपोथेसिस। मैम अगेन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस से मैम मोबाइल से कनेक्ट करिए ना, मोबाइल से करिए बड़ा अच्छा होगा। मोबाइल से आप कनेक्ट करिए, मेरे लिंक पे क्लिक कर दीजिए, मैं मोबाइल में अच्छा नेटवर्क प्राप्त करता हूँ। ठीक है। मोबाइल से कहीं नेटवर्क पाओ। मेरे बोलने में भी देखा चला गया। अच्छा क्या मैम वॉइस नहीं आ रही है अगेन। उद्देश्य से बात है क्या है, ये तो सब मानो को आता ही है एंटीवायरस क्या है, वो भी डिजाइन हो सकते हैं। आज सुपर के साथ तो उन्होंने कंप्यूटर क्या छठा नंबर लड़कियां पांचों हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, ये नेट का कुछ इश्यू है शायद ना, मुझे लगता है ये हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ हो रही है, इस वजह से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस तरह से अपना सेशन तो हम कंप्लीट करेंगे। बस जस्ट अ मिनट, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है।
देखिए, जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो एक हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, दूसरी हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। तो द फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज अ कॉमन कन्वेंशन इन साइंटिफिक सर्कल्स, ठीक। इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द रिलेशनशिप दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू in case the research hypothesis proves to be wrong. Okay? जब हम एक हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखिए, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी अमंग द डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, ठीक। एक ही हमारी हाइपोथेसिस अगर ये बनती है, तो इस हाइपोथेसिस को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें टेस्ट करना है, ठीक। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, तो तभी हम हाइपोथेसिस को क्या कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे कि हाइपोथेसिस हमारी वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो इसी पूरी करेंगे। एजुकेशन के थोड़े जो साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें हमें फेस करना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि न्यू प्रैक्टिसेस हैं। तो जब मैं बात करी थी टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस में अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, द अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल बीइंग स्टडीड, वन वेरिएबल हैज एन इफेक्ट ऑन द अदर, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस क्या है, देखिए, experimental hypothesis predicts the change will take place in the dependent variable when the independent variable is manipulated. Experimental hypothesis में क्या है, देखिए, अंदर क्या है alternate hypothesis और experimental में। देखिए, alternate hypothesis तो क्या कह रही है, देखिए, there is a relationship between two variables, ठीक। तो एक वेरिएबल का प्रभाव क्या हो रहा है, दूसरे वेरिएबल पर पड़ रहा है, that is the alternate hypothesis। और एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, तो उसका क्या होता है, चेंज किस पर आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, तो उसका प्रभाव सीधे सीधे किस पर पड़ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, ठीक। अब जब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करी थी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखिए क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि वन वेरिएबल हैज एन इफेक्ट ऑन द अदर। अब इसको जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, देखिए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो तरह की हो सकती हैं, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्या मतलब, ये कोई दिशा की इंगित कर रही है, किसी डायरेक्शन को शो कर रही है। इट इज जनरली यूज्ड इन द केस वेयर यू नीड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स रादर देन मेकिंग एनी कंपैरिजन बिटवीन मल्टीपल ग्रुप्स, ठीक। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। देखिए, अटेंडिंग एक्टिविटी सेशन विल इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि देखिए, जो एक्टिविटी सेशन को अटेंड करना बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधारता है, इंप्रूव करता है। और यहीं पर क्या है, एक मैं दूसरी हाइपोथेसिस बोल रही हूं कि अटेंडिंग एक्टिविटी सेशन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। यह पहले वाले में मैंने बात करी थी कि इंप्रूव, इंप्रूव का मतलब क्या है कि वो ज्यादा उसको बेहतर बना सकता है, ठीक है। और जो नॉन डायरेक्शनल है उसमें क्या है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। अब इंप्रूव की जब हम बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस कैसा है, सकारात्मक। अगर हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इस इन्फ्लुएंस का मतलब वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक। तो ये है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि पहले वाले में तो हमें एकदम डायरेक्शन हमें पता लग जा रही थी, और दूसरे में हमें क्या है, डायरेक्शन पता नहीं लग रही है।
ठीक है। जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहलाती है, ठीक है। टू टेल्ड हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल हैव एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल बट द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। जो इफेक्ट का जो डायरेक्शन है उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह की हाइपोथेसिस कहलाती है नॉन डायरेक्शनल, ये होती है टू टेल्ड। अब आती है बात नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस क्या है देखिए, द नल हाइपोथेसिस रिलेट्स टू अ सिचुएशनल मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इन्फर्ड फ्रॉम द वेरिएबल रिलेशनशिप ऑब्जर्व इन द सैंपल। This is non-directional two-tailed test is used to test null hypothesis, ठीक है। null hypothesis को टेस्ट करने के लिए two-tailed test का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आती है बात एरर्स इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो वहां पर एरर्स होती हैं। देखिए, एक होती है, ये कई बार आपको जो आप नेट का एग्जाम देते हैं या इस तरह के कोई एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स के बारे में बहुत बार इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, तो टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर ऐसी एरर्स हैं जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि क्या है, इट इज ट्रू, ठीक है। और टाइप 2 एरर्स तब होती हैं कि जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो क्या है, इट इज फॉल्स, ठीक। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार हमसे पूछा जाता है। तो टाइप 1 एरर ऐसा एरर है कि जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो ट्रू है। और टाइप 2 एरर वो है कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को जबकि वो क्या है, फॉल्स है। जो हमारा जो टेस्टिंग है वो इस ढंग से अगर आती है तब हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर, ठीक। अब थोड़ा सा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपोथेसिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक। हाइपोथेसिस आर मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, क्वालिटेटिव स्टडीज में हाइपोथेसिस का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव स्टडीज है, क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए एक ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन होती है कि उसके लिए वो क्या किया जाए, हाइपोथेसिस बनाया जाए। अब हाइपोथेसिस के बारे में जो भी हमने स्टडी किया, एक बार इसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी कि क्या है। देखिए, हाइपोथेसिस आर इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर क्वांटिटेटिव स्टडीज, ठीक है। A perfectly valid study can be conducted without constructing a single hypothesis. Hypotheses are important for bringing clarity and focus to a research study. Hypothesis हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वो क्या करती हैं, एक तरह से हमारी स्टडी में क्लियरिटी लाती हैं और जो हमारी रिसर्च स्टडीज हैं उसको क्या करती है, फोकस प्रोवाइड करती है। A hypothesis is a speculative statement that is subjected to verification through a research study. In formulating a hypothesis, it is important to ensure that it is simple, specific, and conceptually clear, able to be verified, rooted in an existing body of knowledge, and able to be operationalized. Okay? There are two broad types of hypothesis: research hypothesis and alternate hypothesis. A research hypothesis can be further classified based upon the way it is formulated. कि किस तरह से हमने उसको फॉर्मुलेट किया है, इसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च हाइपोथेसिस को फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एज ए नल हाइपोथेसिस, a null hypothesis of difference, a null hypothesis of point prevalence, and a hypothesis of association. One of the main difference in qualitative and quantitative research is the extent to which the hypotheses are used and the importance attached to them. In qualitative research, because the purpose of investigation and methods used to obtain information, hypotheses are not used and almost no importance is given to them. In qualitative studies, okay? क्वालिटेटिव स्टडीज में हाइपोथेसिस को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है और इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं है। However, in quantitative research, their use is far more prevalent through. It varies markedly from one academic discipline to another and from researcher to researcher. जो क्वांटिटेटिव स्टडीज हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज में हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इलेक्शन वाली फाइल निकाल On the whole, it can be said that if the aim of study is to explore where very little is known, hypotheses are usually not formulated. However, if a study aims to test an assertion by way of causality or association, validate the performance of something to establish its existence, hypothesis can be constructed. Okay? The testing of hypothesis becomes meaningless if any one of the aspect of your study, design, sampling procedure, method of data collection, analysis of data, statistical procedures applied or conclusion drawn is faulty or inappropriate. तो इसका मतलब ये है कि भाई जब हाइपोथेसिस की हम रेलेवेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी और भी एस्पेक्ट है वो भी हमारे कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए, अप टू मार्क होने चाहिए। जैसे जो हमारे सैम्पलिंग स्टडी डिजाइन है, सैम्पलिंग प्रोसीजर है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस ऑफ डाटा है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, ठीक है, एंड कंक्लूजन। ठीक, जब ये सारी चीजें हमारी अप्रोप्रिएट होती हैं तभी हमारी जो हाइपोथेसिस की रेलेवेंस है वो ज्यादा बनती है। ठीक, this can result in erroneous verification of the hypothesis. Type 1 error occurs where you reject a null hypothesis when it is true and should not have rejected. And type 2 error is introduced where you accept a null hypothesis when it is false and should not have accepted. Okay? तो देखिए कि हाइपोथेसिस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या टाइप 1 एरर है, क्या टाइप 2 एरर है, और हमने ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करी कि जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है वो क्वांटिटेटिव स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वालिटेटिव स्टडीज में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि देखिए आज हमारा सेशन में कई बार हमारे इंटरप्शंस भी हमारे हुए, जो नेट की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। ठीक, लेकिन फिर भी एक देखिए हमें अपनी कंटेंट और पेडागोजी दोनों में मॉडिफिकेशन करने की, एडवांसमेंट करने की जरूरत है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ठीक है, और जब हम इस दिशा में काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो हमारे शोध है वो शोध भी कुछ हमारे इस अवधारणा पर काम करें कि हम किस तरह से अपनी ये कंटेंट एंड पेडागोजी को हम ऑनलाइन के अकॉर्डिंग बना पाए। ठीक, कि जो हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या हो, ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी and providing me this opportunity to such scholars in wonderful platform. Thank you very much, sir. अगर आप लोगों का कोई ऐसी क्वायरी हो जो आप मेरे से कुछ बात शेयर करना चाहें या कुछ इस तरह के कोई क्वेश्चन रखना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ अशोक कुमार मैम फ्रॉम चंपावत। यस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में मैम मेरा। यस मैम मेरा क्वेश्चन मतलब मैम ये मैम स्टार्टिंग में मतलब मैम एक ये बात आई थी, मतलब जो हाइपोथेसिस को हम जब डिफाइन कर रहे थे कि मैम ये सभी एजम्पशंस हाइपोथेसिस नहीं होंगी, वही होंगी जो कि हम वेरीफाई होंगी। मतलब मैम इसमें मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैम इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में तो देखिए क्वांटिटेटिव स्टडीज बहुत अच्छी से हो सकती हैं। ठीक, अब जो हमने एजम्पशन की या हाइपोथेसिस उसकी बात करी ना, कि नॉर्मली क्या है कि हम जैसे इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, मुझे आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो मुझे बताइए, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरिफाई कर दूंगी। कोई सा भी एक टॉपिक जो आपने पढ़ा हो जो आपको लगता है कि इस पर आप शोध कर सकते हैं। मैम जो एग्रीकल्चर का मतलब मैम जो एरिया है उसमें मतलब मैम हमारे जो हिल की मतलब मैम जो क्रॉप्स हैं और मतलब मैम उनको जो मार्केट मतलब मैम की मार्केट नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से मैम उनका फिर अभी खेती भी मतलब प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो इस पे भी हो सकता है। चलिए, मुझे बहुत आवाज क्लियर तो नहीं हो रही है लेकिन फिर भी मैं जो समझी, आप ये कह रहे थे जो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग है ना, मेन दो चीज ये तो है, एग्रीकल्चर है मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यही आपका मेन कंसर्न मुझे लगता है यही है। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग में जब आप रिसर्च करना चाहेंगे तो आप एक तरह से क्या कहना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी मार्केटिंग वैल्यू क्या उतनी जो होनी चाहिए वो आपको मिल रही है, या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है
वो क्या होता है, मार्केट में सर्कुलेट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को भी उसको जोड़ के देखेंगे, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है क्या वो उस रेट पर सेल हो पा रहे हैं कि जिस पर उसका जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो एक सिस्टम है, उसमें क्या है कि अगर माना तुम्हारी खेती बहुत ज्यादा हो जाती है तो मार्केट क्या है, उसका रेट क्या कर देता है, एकदम डाउन कर देता है। भाई आपने देखा होगा टमाटर बहुत ज्यादा खेती होती है तो टमाटर की क्या भाव बिकता है, जी मैं बहुत देखूं 5 रुपए किलो। लेकिन वो कंज्यूमर तक किस किस रेट पर पहुंचता है, मैम हाई हाई रेट में पहुंचते हैं। कंज्यूमर तक तो 10-20 रुपए किलो से कम में तो कभी भी नहीं मिलता है टमाटर। हाँ, जो प्रोड्यूसर है, और वो प्रोड्यूसर को ना तो देखो प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है ना ही कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, और बीच को सारी मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है, मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है, मैम जो मार्केटिंग एजेंट है वो लोग कर रहे हैं। जो मार्केट एजेंट्स हैं वो सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। वो देखिए प्रोड्यूसर को भी ज्यादा प्रोडक्शन से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और कंज्यूमर को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ठीक। तो नॉर्मली तो देखिए एक एजम्पशन तो यही होगा कि भाई जो बीच का जो दलाल है, एक बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो वो क्या करता है कि वो अपने मुनाफे को ही फोकस करके सारा काम करता है, ठीक। अब लेकिन इसमें बात ये भी आ सकती है कि जब आप रिसर्च करेंगे ना, रिसर्च करेंगे तो भाई क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरह की चीजों का वो ये बने रहने के लिए बनी रहती है, इस तरह की चीजें क्यों उसमें चेकआउट नहीं होता, ठीक है। तो मतलब क्या कुछ भाई इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस में यही चीज हुई जा रही है और ये बातें बढ़ती जा रही है कंट्रोल होने के बजाय। तो वहां पर देखिए एक तो भाई मुनाफाखोरी की तो है ही है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो लोग क्या है, डोमिनेटिंग है। जो मुनाफा लेने वाले लोग हैं वो क्या है, डोमिनेटिंग है। और जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है वो क्या है, स्कैटर्ड है। वो अपनी बात को कलेक्टिवली नहीं रख सकते हैं, वो इकोनॉमिकली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनको भी क्या है, अगर 2 रुपए किलो बेच रहा है तब भी उसको बेचना ही है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है। और कंज्यूमर के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो चाहे मार्केट में जितने का बेचेगा उसको उतना लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या वो फैक्टर्स हैं, एक तो खाली हमारा अनुमान है कि भाई मुनाफाखोर जो है उसको तो मुनाफा चाहिए, वो तो अपना मुनाफे के अकॉर्डिंग क्या करता है, रेट फिक्स करता है। अब हम जब हम रिसर्च करेंगे तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो इस तरह की जो कंडीशंस हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं, वो प्रिवेलिंग सिचुएशन क्यों कंटिन्यू हो रही हैं इतने सारे प्रोविजंस होने के बाद, इतने सारे। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारा जो एक जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी जो प्रैक्टिसेस अभी चल रही है ना समाज में, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक। अब इसमें जो आपने हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन जैसे जो भी आपके अनुमानित इसके उत्तर आते हैं उन सबको आप बनाइए, उन सबको आप लिखिए। उसमें से फिर आपने क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट लिस्टिंग करना पड़ेगा। ऐसी शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी, आपकी जो हाइपोथेसिस है ना वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जो भी आपको अनुमानित लगता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने जो आपके दिमाग में ना कोई इनोवेटिव आइडिया आता है उसको भी आप लिखिए। वो बाद में की बात है कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो भी आपके बाद में, क्योंकि रिसर्चेज ऐसी होती हैं, एकदम जो इंसाइट हमारे दिमाग में आती है ना वही रिसर्च का काम करती है, वही इनोवेटिव होती है। तो हर पॉइंट को आप क्या करिए, पॉइंट आउट करिए। अब उसके बाद फिर जब शॉर्टलिस्टिंग हम करते हैं तो शॉर्टलिस्टिंग के वक्त हम क्या देखेंगे कि जो चीजें, जो हाइपोथेसिस, जो अनुमान क्या है आपके रिसर्च की ओर डायरेक्शन दे रही है। मतलब आपके रिसर्च, क्योंकि अनुमान तो आपके दिमाग में बहुत सारे आएंगे और रिसर्च भी कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा रिसर्च कर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही आप रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिसर्च एक स्पेसिफिक होती है। तो आप देखेंगे जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई थी वो क्या, मतलब कैसे वो फोकस हो रही है आपकी स्टडी की ओर को, मतलब उनका डायरेक्शन कैसे आपकी स्टडी की ओर जा रहा है, उनको आप सेलेक्ट करिए और बाकियों को पहले ही आप डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक है। जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद फिर क्या करना है, उनको आपने वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए ऐसा नहीं कि आप, इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं, ठीक है, उनको आपने यूज करना है। उनको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उन जो हाइपोथेसिस है उनको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप टेस्ट कर सकते हैं, जब आप टेस्ट करेंगे तो उसके बाद हो सकता है आपकी हाइपोथेसिस वेरीफाई हो सकता है वो सिलेक्ट हो जाए, हो सकता है उसको आप सपोर्ट करें जो आपकी फाइंडिंग है,
हो सकता है उसको वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। इसमें ऐसा गलत कुछ भी नहीं है कि वो सपोर्ट करी है तो भी ठीक है और रिजेक्ट करी है तो उसको तो भी सही है। लेकिन उसके बाद क्या है, जो आपकी जो एनालिसिस है वो एनालिसिस क्या होनी चाहिए आपकी, इंडक्टिव और डिडक्टिव जो एनालिसिस होगी वो ही आपकी फाइंडिंग्स को क्या करेगी, ज्यादा फ्रूटफुल बनाएगी। ठीक है, तो इसमें एक बात मैंने आपसे ये भी कही थी कि जब हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे तो हाइपोथेसिस केवल अकेले ही आपकी रिसर्च को बहुत अच्छा नहीं बना सकती है। आपकी रिसर्च को अच्छा होने के लिए आपका जो प्रॉब्लम का सिलेक्शन है, जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या बोलते हैं उसको, जो रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, जो एनालिसिस है, डाटा कलेक्शन है और जो कंक्लूजन है, किस तरह से आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो सारी चीजें कलेक्टिव वे में ही क्या कर देंगी। जब ये सारी बातें कलेक्टिव वे में एक प्रॉपर रेशियो में काम करेंगी, प्रॉपर तरीके से काम करेंगी, तभी हमारी रिसर्च क्या होती है, एक अच्छी शोध हमारा हो पाता है। ठीक, तो जो भी आपके दिमाग में अनुमानित उसके समाधान आए, टेंटेटिव सोल्यूशन, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हाइपोथेसिस एक तरह से टेंटेटिव सोल्यूशन है। अब वो टेंटेटिव सोल्यूशन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी बातें आपके दिमाग में आए उन सबको आप एक तरह से राइट डाउन कर लीजिएगा। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन उसमें से फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग करना इजी होगा। उसको लिखने से आपको फायदा ये भी होगा कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को एक शेप देना भी सीख जाए। मुझे लगता है कि शायद मेरे आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाई हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, यू आर वेलकम। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि भाई जो रिसर्च है ना, रिसर्च में सबसे पहले कि जो आपका टॉपिक है, टॉपिक को आप बहुत ईमानदारी से सेलेक्ट करिए। ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करिए जिसमें आप काम करना चाहते हैं और ऐसा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा ना, उसमें आप के दिमाग में देखिए बहुत सारे उसके आप सिंपली हाइपोथेसिस भी बना पाएंगे, उसका रिसर्च डिजाइन, क्योंकि आपको इंटरेस्ट उसमें आएगा। और आप बिना अपने इंटरेस्ट का कोई टॉपिक ले लेंगे तो मुझे नहीं लगता उसमें फिर क्या होगा, आपके लिए एक पीएचडी का जो डिग्री लेने का एक जो पूरा जो प्रोसेस है वो एक बोझ बन जाएगा। और अपने इंटरेस्ट का अगर आप टॉपिक लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, तो जो आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन, वो क्या होती है, एक्सप्लोर होती है। और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए 21st सेंचुरी के आप लर्नर्स हैं, आपका सोचने का तरीका बेहतरीन है, आप टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस हैं और आपको टेक्नोलॉजी को सीखने और एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी आपके अंदर ज्यादा है। ठीक है, और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा स्रोत आपके पास है। ठीक है, तो जो ये सारे रिसोर्सेज हैं इनका क्या करिए, बेहतरीन उपयोग करिए। और टाइम तो आपको देना ही देना है रिसर्च के लिए, ऐसा नहीं। तो ये मान के चलिए कि आप कुछ ऐसा रिसर्च कवर करिए जिसमें आप कुछ फ्रूटफुल कर पाए, जो आपके इंटरेस्ट का होगा, तभी आप उसको फ्रूटफुल वर्क उसमें कर पाएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, सुनील कलाकोटी। गुड इवनिंग सुनील। मैम एक क्वेरी थी मेरी। मैम जो हम थीसिस वगैरह लिखते हैं या जो भी हम तैयार करते हैं ना, उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर काफी मायने रखता है मैम। हाँ, तो अगर जैसे हमारा कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर कोई पर्टिकुलर, मतलब उस रीजन में कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, कोई पब्लिश नहीं हुई उस तरह की ना, जैसे आपको सब्जेक्ट बताइए। मैम मेरा ज्योग्राफी है। हाँ, तो जैसे मैं टॉपिक सोचा है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? जी मैम, बताइए। मैम मैंने सोचा है कि जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में जो रोड डेवलपमेंट है, उसकी वजह से जो जियोमॉर्फिक मतलब नुकसान हो रहा है उत्तराखंड में ना, तो उस पर करना चाह रहा था। बहुत अच्छा, देखिए आपने बहुत अच्छा टॉपिक सोचा है ना। लेकिन इसमें क्या हो ना, देखिए आपको उत्तराखंड की रोड से रिलेटेड एक डायरेक्ट स्टडी आपको नहीं मिलेगी। जी मैम। हो सकता है कि इतनी करीबी हो ना, और ना करी हो तो ज्यादा बहुत अच्छी बात है, ना करी हो तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या है, आपको हिमालयन रीजन में रोड्स के डेवलपमेंट के बारे में आपको स्टडीज मिल जाएंगी। यस मैम, बट जैसे उत्तराखंड की जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उस पर कोई पर्टिकुलर ऐसा बुक अभी तक मैं नहीं देख नहीं पाया। तो आप क्या करिए ना, देखिए जो आप क्या करेंगे, हिमालयन रीजन की जो मॉर्फोलॉजी है ना, इससे रिलेटेड बुक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कि आप जो रिसर्च स्टडीज हैं उनको कर, मतलब आपको पर्टिकुलर टॉपिक से अगर ना मिले तो ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। लेकिन उससे संबंधित, उससे मिलते जुलते जो टॉपिक्स है ना, उन पर आपको स्टडी देखनी है। और स्टडीज आपने केवल स्टेट लेवल पर ही नहीं देखनी है, स्टडीज आपने नेशनल लेवल पर भी देखनी है, साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी देखनी है। तो आपका जो स्टडी है तो बहुत एक अच्छा इनोवेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि आप क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर की ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत है।
रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक तरह से आपको क्या करता है, एक आपके अंदर एक कंसेप्ट डेवलप कर देता है, एक आपको डायरेक्शन दे देता है, ठीक। उसको ही कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी जो इस टॉपिक पर ना या इससे संबंधित टॉपिक पर जो स्टडीज हुई होंगी उनको आप लिखिए। उससे क्या होगा, एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि लोगों ने किस तरह से स्टडी करी, उन्होंने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया, उन्होंने एनालिसिस कैसे किया, है ना, उनका सैंपल क्या था, ठीक है, उनकी हाइपोथेसिस क्या थी। वो सेम आपकी तरह से नहीं होंगी, लेकिन वो आपको असिस्ट करेंगी कि आपको जो इंसाइट डेवलपमेंट आपके अंदर होगा तो वो आप अपनी रिसर्च के लिए इस तरह से काम कर पाएंगे। जी मैम। तो मैम रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम छोटा रख सकते हैं मैम? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए। छोटा हो सकता है बट इट शुड बी रेलेवेंट। यस मैम। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के तो हैं तो उनका, हाँ वो मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे आपको, रिकॉर्ड्स पे मिलेंगे इसके, ठीक है। और इसमें लिटरेचर बहुत आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो सेम आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन उससे संबंधित होगा, उससे कई एस्पेक्ट उससे क्या होंगे, इनरिच होंगे, वो इनहांस होंगे, एक आपको इंसाइट डेवलप करने में ये आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यू आर वेलकम। और कोई अपनी बात रखना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आप में से कोई अपनी बात रखना चाहेंगे तो शैलेंद्र सर इसको कंक्लूड कर लें आज का सेशन। हाँ, सो मच थैंक यू मैम। आपने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर, क्योंकि जब भी रिसर्च हम करते हैं तो एक प्रश्न हर अधिकतर स्टूडेंट्स के दिमाग में, रिसर्च स्कॉलर्स के दिमाग में आता रहता है कि हाइपोथेसिस हम कैसे फॉर्मुलेट करें। दूसरा, जो हमारे पास हाइपोथेसिस होती है उनको टेस्टिंग कैसे करें। तो ये कई मुद्दे होते हैं जब भी आप रिसर्च प्रारंभ करते हैं। तो मैम आपने इन सारे आयामों पर प्रकाश डाला, सो मच थैंक यू मैम। एंड थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ ही ये आज का जो हमारा ये सत्र था, ये सत्र समाप्त होता है। साथ ही साथ ये जो आपका ऑफिशियली कोर्स वर्क का हमें 1 महीने का समय मिला था वो भी समाप्त होता है। और भविष्य में हम सभी रिसोर्स पर्सन, सभी रिसर्च स्कॉलर एक प्लेटफॉर्म पे जरूर जुड़े रहेंगे। ये आपका अभी रिसर्च में प्रवेश है, पीएचडी आपका रिसर्च में आप एंट्री कर रहे हैं, पूरी लाइफ ये एक्टिविटी करनी रहती है। और हम लोग जहां तक होगा आपको हेल्प करते रहेंगे। आप हमको ग्रुप के माध्यम से, फोन नंबर के माध्यम से कम्युनिकेट करते रहिएगा, कोशिश करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। तो सो मच थैंक यू मैम, एंड सो मच थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। और मैम सबसे अच्छी बात थी कि ये सारे पार्टिसिपेंट्स मैंने देखा कि सभी लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म पे बने रहे, जिससे हमारी पूरी टीम को काम करने का बहुत इच्छा हुई और काम करने का फ्यूचर में भी मन करता है कि इस तरह के रिसर्च स्कॉलर सभी जगह पे मिलते रहें। तो अब मुझे लगता है श्योर है कि मैम ये रिसर्च स्कॉलर कुछ जरूर नया करेंगे और एक नया रिसर्च की दुनिया डेफिनेटली। जी मैम। तो इस So thank you very much. Thank you very much, all dear scholars.